नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव का प्रचार आज शाम को थम गया। 10 मई को होने वाले चुनाव से पहले किन मुद्दों ने गरमाया कर्नाटक का रण, दिखाएंगे इस खबर को विस्तार से। होगी बात फिल्म द केरल स्टोरी पर हो रही राजनीति की भी दिखाएंगे। इसके अलावा खबर दिल्ली में शराब घोटाले में क्या हुआ आज, खास होगी बात मणिपुर के सुधरते हालात की भी। साथ ही साथ दिखाएंगे खबर चक्रवाती तूफान की आहट से क्या है तैयारियां। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कर्नाटक में थम गया चुनाव प्रचार का शोर। प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने झोंकी अपनी अपनी ताकत। किसी ने की रैली तो किसी ने किया रोड शो। राज्य की 224 विधानसभा सीटों के लिए 10 मई को होगा मतदान। 13 मई को आएंगे नतीजे। चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले बीजेपी और कांग्रेस में फिर मचा घमासान। बीजेपी ने सोनिया गांधी के संप्रभुता वाले बयान की चुनाव आयोग से की शिकायत। सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। दिल्ली के शराब घोटाले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत नहीं। अदालत ने 25 मई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। बीजेपी का केजरीवाल पर हमला जारी। कहा उनकी पूरी राजनीति भ्रष्टाचार, झूठ बोलना और आई एम सॉरी पर टिकी। आम आदमी पार्टी पर लगाया न्यायालय का अपमान करने का आरोप। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी देखी द केरल फिल्म स्टोरी। विरोध करने वालों पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक कारणों की वजह से कर रहे हैं इसका विरोध। तुष्टीकरण को खेल कर रहा है भारत की बेटियों की जिंदगी को बर्बाद। बंगाल सरकार ने भी फिल्म पर लगाई पाबंदी। मणिपुर में सामान्य होती स्थिति धीरे धीरे हो रही है बहाल। पिछले 24 घंटों में कोई हिंसा नहीं। कर्फ्यू से में भी थोड़ी राहत। सुबह और शाम कर्फ्यू में मिली ढील के दौरान बाजार पहुंचे लोग। सेना और असम राइफल्स कर रहे हैं निगरानी। कई राज्यों ने अपने लोगों को निकाला बाहर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की बैठक में की अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा जहां वैश्विक स्तर पर वित्तीय व्यवस्थाएं डामाडोल, भारत की वित्तीय व्यवस्था अच्छी तरह से सुरक्षित और रेगुलेटेड। छोटे उद्योगों में साइबर सुरक्षा की चिंताओं पर भी विचार विमर्श। बंगाल की खाड़ी में बना तूफान मोचा निम्न दबाव में बदला। 10 मई तक चक्रवाती तूफान में हो सकता है तब्दील। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में फिलहाल मौसम गर्म। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मंगलवार को भारी बारिश की संभावना। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, झारखंड और बिहार में भी हो सकती है बारिश। राज्य सरकारें तैयार। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं नवीन और गोविंद को मिली हार। और खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। सबसे पहले बात कर्नाटक के चुनावी समर की। कर्नाटक के दंगल में चुनाव प्रचार का शोर आज शाम को थम गया है। तमाम मुद्दों की अपनी अपनी पार्टियां जीत का चाबी बनाकर तमाम राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने एक पखवाड़े से भी ज्यादा समय तक जमकर चुनाव प्रचार किया। मतदान में 48 घंटे से भी कम समय का वक्त बचा है। आइए देखते हैं राज्य के चुनावी समर में कैसा रहा चुनाव प्रचार और राजनीतिक दलों ने अपनी ओर से कौन कौन से मुद्दे उठाकर कर्नाटक की जनता को अपने पाले में करने की भरसक कोशिश की। कर्नाटक में 10 मई को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए जोर शोर से जारी प्रचार अभियान सोमवार शाम को खत्म हो गया। राज्य के 3 प्रमुख राजनीतिक दलों भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ने वोटर्स को रिझाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इन पार्टियों के प्रमुख नेताओं और स्टार प्रचारकों ने राज्य के विभिन्न हिस्सों का तूफानी दौरा किया। भाजपा राज्य में सत्ता में क्रमिक रूप से बदलाव होने की 38 साल पुरानी परंपरा को तोड़ने और दक्षिण भारत में अपने गढ़ को बचाने की कोशिश में जुटी है।
बीजेपी के लिए पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बोम्मई, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। दूसरी ओर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने में जुटी कांग्रेस भी कड़ी मेहनत कर रही है और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए मुख्य विपक्षी दल के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। भाजपा का चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डबल इंजन की सरकार, राष्ट्रीय मुद्दों और कार्यक्रमों या केंद्र एवं राज्य सरकारों की उपलब्धियों पर केंद्रित रहा। वहीं कांग्रेस ने शुरुआत में स्थानीय मुद्दों को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे चुनावी प्रचार की तपिश बढ़ी, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां कर चुनाव प्रचार की लड़ाई को मुद्दों से बेपटरी करने की कोशिश की। कांग्रेस ने पीएफआई से बजरंग दल की तुलना और बजरंग दल पर बैन का ऐलान कर प्रचार में लीड लेने की कोशिश की, लेकिन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आक्रामक पलटवार और भगवान आंजनेय को लेकर कर्नाटक के जनता के भावनात्मक रुख से कांग्रेस बैकफुट पर जाने को मजबूर हुई। इसी का नतीजा रहा कि आखिरकार कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी चुनाव प्रचार में उतरी। कर्नाटक चुनाव प्रचार में भले ही कांग्रेस नेताओं ने जमकर पसीना बहाया, लेकिन कर्नाटक चुनाव में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया कैंप के आपसी खींचतान का असर भी पार्टी के चुनाव प्रचार पर साफ देखने को मिला। प्रचार के दौरान आरक्षण के मुद्दे पर भी दोनों ही दलों में जमकर जोर आजमाइश भी देखी गई। कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी कांग्रेस के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व में जनता दल सेकुलर भी अपने दम पर सरकार बनाने के लिए आवश्यक संख्या हासिल करने का जोर लगाए हुए है। वह खुद को किंग मेकर के बजाय किंग के रूप में उभारने में जुटा है। तमाम राज्यों में जोर शोर से चुनाव लड़ने का दम भरने वाली आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार फीका ही रहा। पार्टी के तमाम राष्ट्रीय नेताओं ने चुनाव प्रचार से दूरी बनाए रखी। पार्टी का चुनाव प्रचार उनके स्थानीय नेताओं द्वारा चलाया गया। हालांकि आखिरी दिन पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मतदाताओं को संबोधित कर पार्टी के पक्ष में वोट मांगे। बहरहाल चुनाव प्रचार का शोर थमते ही अब सबकी नजरें राज्य में 10 मई को होने वाली मतदान पर टिकी हैं, जब राज्य की सभी 224 सीटों पर एक साथ वोट डाले जाएंगे। चुनाव नतीजे 13 मई को आएंगे। इसके लिए कर्नाटक में 58,282 मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 20,866 केंद्र शहरी इलाकों में हैं। इनमें से 50% मतदान केंद्र यानी 29,140 पर वेबकास्टिंग की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर जानबूझकर संप्रभुता शब्द का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। चुनाव आयोग से सोनिया गांधी और कांग्रेस की शिकायत करने के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सोनिया गांधी ने जानबूझकर संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया और इसलिए भाजपा ने मॉडल कोड के तहत चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का हवाला देते हुए आयोग से कांग्रेस और सोनिया गांधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र टुकड़े टुकड़े गैंग का एजेंडा है, भारत को कमजोर करने का एजेंडा है और कांग्रेस पार्टी झूठ की बुनियाद पर प्रचार कर रही है। भारत की एकता और अखंडता के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उन शब्दों का इस्तेमाल करके प्रचार कर रही है। कांग्रेस एक झूठ की बुनियाद के ऊपर प्रचार कर रही है। भारत की एकता और अखंडता के लिए जो शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, उन शब्दों का इस्तेमाल करके प्रचार कर रही है। और हमारे इस सारे विषय को इलेक्शन कमीशन ने बहुत गंभीरता के साथ लिया है। और हम ये भी बता दें कि आज भी कांग्रेस अपने विज्ञापन में जिस प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है, उस प्रकार के आरोपों का कोई साक्ष्य इलेक्शन कमीशन को नहीं दे पाई, जो इस बात को सिद्ध भी करता है कि कांग्रेस केवल झूठ की बुनियाद के आधार पे इस चुनाव को लड़ रही है। कर्नाटक की जनता इसका करारा जवाब देगी।
तो कर्नाटक के रण में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन आज शाम को प्रचार खत्म हो गया। 10 तारीख को वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले लगभग एक पखवाड़े से ज्यादा वक्त तक कौन से बड़े मसले और मुद्दे थे, कौन से बड़े स्टार प्रचारक थे तमाम राजनीतिक दलों की ओर से, जिन्होंने कर्नाटक के रण के तपिश को बढ़ा दिया। ये आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कर्नाटक के रण में चुनाव की घोषणा होने के बाद से लेकर अभी तक क्या कुछ रहा है खास। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश करते हैं कि कर्नाटक के रण की अगर बात की जाए तो जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो रहा धुआंधार प्रचार। और प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार प्रचारक के तौर पर बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा प्रचार किया। उसके लिहाज से अगर बात की जाए तो 18 से ज्यादा जनसभाएं और 6 रोड शो प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के लिए किए। ये अपने आप में लगातार जब से प्रधानमंत्री उतरे मैदान में उसके बाद से एक तरीके से बदला हुआ माहौल कर्नाटक की विसात पर देखने को मिला है। तमाम जानकार इस बात का जिक्र करते रहे। इसी तरीके से जनवरी से मार्च यानी कि चुनाव की घोषणा होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 7 दौरे किए कर्नाटक में, और अभी का जो प्रचार है वो लगभग 10% विधानसभा सीटों को सीधे तौर से कवर करते हुए प्रधानमंत्री ने किया। यानी कि 224 में से 10% सीटें सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने कवर की। लेकिन अगर आसपास की सीट मिला दी जाए तो ये पूरा जो भौगोलिक क्षेत्र है ये बढ़ जाता है प्रधानमंत्री की जनसभाओं और रोड शो के और रैलियों की अगर हम बात करें। इसी तरीके से बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर किन बड़े नेताओं ने धुआंधार प्रचार किया, रोड शो की, रैली की, उसमें सबसे पहले नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आता है, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है। ये 3 प्रमुख नाम। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ये तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं बीजेपी के लिए जिन्होंने स्टार प्रचारक के तौर पर कर्नाटक के रण में बीजेपी के लिए बड़ा काम किया। इसी तरीके से प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री केंद्र में मंत्री हैं। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कर्नाटक में जमकर प्रचार किया, लगातार जनता के बीच पहुंचे। इसी तरह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और नितिन गडकरी समेत तमाम बड़े आला नेता और क्षेत्रीय नेता भी लगातार बीजेपी के लिए प्रचार करते नजर आए हैं। तो ये अपने आप में जहां प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेताओं ने धुआंधार प्रचार किया है बीजेपी की तरफ से। तो इसके अलावा हम अन्य दलों के लिहाज से भी अगर बात करें तो करेंगे। उससे पहले बता दें कि अमित शाह ने भी किस तरीके से लगातार जनता के बीच पहुंचने की कोशिश की है। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, इसके अलावा भाजपा का एक बड़ा चेहरा। 18 से ज्यादा उन्होंने रैलियां की हैं, क्योंकि वो तमाम क्षेत्रों को कवर करने के लिहाज से उन्होंने तमाम अलग अलग क्षेत्रों में रैलियां की हैं। उससे पहले भी उन्होंने कई दौरे किए हैं और रोड शो भी उन्होंने अमित शाह ने किए हैं। लगातार रोड शो के माध्यम से भी जनता से संपर्क स्थापित किया है। और हम अगर रोड शो के लिहाज से बात करें तो 18 से ज्यादा उन्होंने रोड शो भी किया, 18 से ज्यादा रैलियां की हैं। तो अपने आप में हर भौगोलिक क्षेत्र को कवर करने की कोशिश की। तो बीजेपी के बाद अगर हम बात करें कांग्रेस के लिहाज से तो कांग्रेस की तरफ से भी जो तमाम चेहरे जमीन पर उतरे उनमें कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सिद्धरमैया जो कि मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, कर्नाटक में कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। साथ ही साथ डीके शिव कुमार जो कि इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कर्नाटक से ही आते हैं। इन तमाम लोगों ने जमकर कांग्रेस के लिए कोशिश की है। इसके अलावा अगर हम बात करें, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मिलकर लगभग 50 से ज्यादा रैलियां और रोड शो किए हैं। तो ये अपने आप में कोशिश, क्योंकि हमने देखा कि अगर पिछले विधानसभा चुनाव जो अभी बीते समय में हुए थे गुजरात में, तो वहां पे जो शीर्ष नेतृत्व था कांग्रेस का वो निष्क्रिय नजर आया था। लेकिन कर्नाटक में बहुत ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो किए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की ओर से 50 से ज्यादा रैलियां और रोड शो किए गए। ये बताता है किस तरीके से लगातार कांग्रेस अपनी पूरी कोशिश कर रही है। सोनिया गांधी जो कि आमतौर पर प्रचार से अलग थी इन दिनों अपनी स्थिति को लेकर, अपनी तबीयत को लेकर, लेकिन उन्होंने भी एक रैली की और यह भी अपने आप में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया था कि कांग्रेस इतनी घबराई हुई है कि जो लोग प्रचार से दूर रखे गए थे कांग्रेस के द्वारा उनको भी अब चुनाव में उतरना पड़ रहा है, यानी प्रचार में उतरना पड़ रहा है। तो सोनिया गांधी ने भी एक रैली की थी। अगर हम बात जेडीएस की करें तो जेडीएस के जो सबसे बड़े चेहरे हैं, जनता दल और सेकुलर के जो सबसे बड़े चेहरे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, क्योंकि उनके द्वारा स्थापित ये पार्टी उनके बेटे एसडी कुमारस्वामी और स्थानीय नेता लगातार जेडीएस के लिए भी अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह को लेकर भी कहा जाता है कि जेडीएस का अपना एक प्रभाव एक है जो बीते प्रदर्शन के आधार पर कहा जाता है। लेकिन इस बार क्या स्थिति होगी ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। हम जेडीएस के लिहाज से बात कर रहे थे, लेकिन भाजपा के द्वारा चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो या अन्य बड़े नेताओं, सबने जब प्रचार किया तो कौन सी बड़ी बातें जनता के बीच रखी, कौन से बड़े मसले और मुद्दे उभर के सामने आए, हम उसका भी जिक्र करते हैं। सबसे बड़ी बात डबल इंजन सरकार की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि साहब केंद्र की सरकार हो चाहे उनकी बीजेपी की एनडीए की जो सरकार है राज्य की, वो लगातार
विकास को डबल इंजन का लेकर जा रही है। मोदी सरनेम को लेकर जो गाली की जो बात आई, जिसके चलते राहुल गांधी की सदस्यता गई थी, वो ओबीसी के अपमान के तौर पर भी शुरुआती समय में लगातार कर्नाटक के चुनाव में देखने को मिला। बजरंग दल पर बैन का विरोध करना भी कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा मुखर तौर पर किया गया और ये इस समय सबसे बड़े मसले और मुद्दे के तौर पर दिखाई पड़ रहा है। पीएफआई पर बैन को लेकर भी बीजेपी ने तंज कसा, क्योंकि उनकी सरकार ने किया, जबकि कांग्रेस उसके हिमायती के रूप में इस प्रकार के संगठन के साथ खड़ी होती थी। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर भी लगातार चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया और कहा कि साहब, आतंकवाद को पोषित करने वाली जो तंजीमें हैं उनके समर्थक के तौर पर कांग्रेस नजर आती है। कांग्रेसी भ्रष्टाचार पर लगातार जो बीजेपी के तमाम नेता है वो मुखर नजर आए हैं। इसके साथ साथ आतंकवाद के मसले पर भी कांग्रेस को घेरते नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम नेता, कि किस तरीके से कांग्रेस ऐसी कोशिशें करती है। कांग्रेस और जेडीएस पर परिवारवाद का आरोप भी लगाया, क्योंकि ये महज परिवार तक सीमित पार्टियां, इस बात को लेकर लगातार कहा गया। इसी तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बड़ा अपशब्द कहा था, जो कर्नाटक के विधानसभा चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा मसला बना था। इसी तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे प्रियांक खड़गे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उसके ही अगले दिन एक और बड़ी अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की थी। वो भी अपने आप में कांग्रेस के लिहाज से एक तरीके से सेटबैक था और बीजेपी ने बहुत मुखर होकर इस पर सवाल खड़े किए थे। इसी तरीके से पीएम मोदी ने अपनी रैली में कहा कि साहब, हमें एक लिस्ट दी गई और बताया गया कि 91 से ज्यादा बार उन्हें व्यक्तिगत तौर पर अपशब्द कहे गए हैं, गालियां दी गई। तो ये अपने आप में बताता है कि व्यक्तिगत हमलों से लेकर चाहे विकास की बात हो या फिर कई ऐसे जो भावनात्मक मसले और मुद्दे, उनका लगातार कहीं ना कहीं लगातार एक तरीके से जिक्र होता रहा। और ये अपने आप में दिखाता है कि क्या इस बार के चुनाव में जो तमाम मसले मुद्दे निकल के आए हैं, किस तरीके से 10 तारीख के वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करेंगे। हमारी सहयोगी आयशा खानम इस वक्त हमारे साथ में बेंगलुरु से जुड़ रही है। आयशा, लगातार कर्नाटक की सियासत को कवर करती रही और पूरा प्रचार भी उन्होंने कवर किया। आयशा, अगर मैं आपके माध्यम से समझना चाहूं तो किस तरीके से आप देखती है कि अब जबकि प्रचार खत्म हो गया है, क्या सबसे बड़ी बातें आपको दिखाई पड़ती हैं जो 10 तारीख को तय करेंगी मतदाता के मन को? 10 तारीख को जब मतदाता वोट करने जाएगा तो बहुत दिलचस्प होगा इस बार का समीकरण मतदाताओं के सामने, क्योंकि कर्नाटक में एंटी इनकम्बेंसी की बात चल रही थी, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैदान संभाला, जैसे ही प्रचार को एक नया ट्विस्ट दे दिया, उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी की बात जो है वो कहीं ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन लोगों के लिए अभी भी मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे उनके सामने रहेंगे और कई जो बेसिक सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी का मुद्दा है, पीने के पानी का मुद्दा, तमाम चीजें उनके सामने रहेंगी। और ऐसे में बीजेपी का प्रचार जो रहा, विकास को लेकर बीजेपी ने अपना प्रचार आधारित किया था, विकास के एजेंडे पर बीजेपी का प्रचार था और बीजेपी ने सबका साथ, सबका विकास और बीजेपी भरोसे, ये जो है बीजेपी का अहम प्रचार का हिस्सा था। तो ऐसे में लोगों को ये बात जरूर याद आएगी कि कैसे केंद्र सरकार ने तमाम विकास की योजनाओं को स्टेट के अलग अलग जिलों में अलग अलग जो लाभार्थी हैं उन तक पहुंचाया है। तो ये रहा एक मुद्दा जो लोगों के सामने रहेगा, यानी विकास का मुद्दा। और दूसरी बात ये भी रहेगी कि कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस ने गारंटीज की बात कही है, 5 गारंटी की बात कही है, मुफ्त में बिजली, जो 200 यूनिट्स मुफ्त में बिजली दी जाएगी और 1500 रुपए बेरोजगार युवाओं को दिया जाएगा, 3000 रुपए हर घर की महिला को दिया जाएगा जो बीपीएल फैमिली से आती है। तो ये 5 गारंटीज जो है ये कांग्रेस के लिए बहुत अहम है और इसके आधार पर कांग्रेस ने अपना कैंपेन फोकस किया था जी। के दौरान प्रचार कुछ हद तक कांग्रेस को इसे रीस्ट्रेटेजाइज करना पड़ा, इसको दोबारा से वर्कआउट करना पड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो दमदार और धुआंधार कैंपेनिंग रहा, इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के पैर ठंडे पड़ गए। कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगा कि कांग्रेस जो नैरेटिव लेकर चल रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी है और कांग्रेस 130 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही थी और तमाम कैलकुलेशंस जो कांग्रेस की थी कि वो आगे चलकर सरकार बनाने वाली है, तो ये कैलकुलेशन गड़बड़ा गई। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का जो कैंपेन रहा और कई केंद्रीय नेताओं का कैंपेन, देखिए कर्नाटक में ये पहली बार ऐसा रहा कि चुनाव के दौरान, स्टेट इलेक्शंस के दौरान जो कैंपेन का पूरा भार संभाला वो केंद्रीय नेताओं ने संभाला। ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी कुछ हद तक मानते हैं आपस में कि कहीं ना कहीं कुछ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी देखने को मिला और भले ही कर्नाटक में बीजेपी सरकार मुख्यमंत्री के बदलने के बाद
सरकार का कोई स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस बिल्कुल आयशा, लेकिन ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार कर्नाटक एक नई राजनीतिक इबारत लिखता हुआ नजर आएगा। फिलहाल वक्त इतना ही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमें सबको इंतजार है 10 और 13 तारीख का कि आखिर किस तरीके से कर्नाटक इस बार अपना जनादेश देता है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए होते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। फसल का कण कण पोषण पाए, नैनो यूरिया की रिमझिम फुहारे जब उर्वरता बरसाएं। आविष्कारी नैनो तकनीक से भारत में बना दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की 1 बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड को देश भर के किसानों ने दानेदार यूरिया से हर तरह से बेहतर पाया है। यह फसल को देता है बेहतर पोषण और मिट्टी पानी का घटाता है प्रदूषण। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। तुझे क्या हुआ है? शादी हो गई ना यार। बट सीरियसली महीने में एक बार तो मिलना चाहिए। हाँ, मेरे बाप की एयरलाइंस है ना। अरे 3 महीने में एक बार तो मिल सकते हैं। करेक्ट, पर कहाँ? इधर मेरे घर। तुझे कोई परमानेंट लैंडलॉर्ड मिल जाए क्या? परमानेंट लैंडलेडी। प्रिया ने कहा हर महीने किराया देने से अच्छा है अपनी EMI भरो। तो हम किराएदार से मकान मालिक बन गए। मतलब ये घर तुम लोग का है? सच्ची? बट सीरियसली गाइस, किस्तों से रिश्ता जोड़ो, किराया तो पराया होता है। आसान किस्तों में होम लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। आतंकवाद के एक नए रूप को प्रदर्शित करती फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कई राज्यों में जहां इस फिल्म को लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, तो बंगाल समेत कुछ और राज्यों ने अपने यहां इसे प्रतिबंधित करने का फैसला किया है। बढ़ती सियासत के बीच बीजेपी इस फिल्म के समर्थन में है, तो वोटिंग से पहले कर्नाटक में भी इस फिल्म को लेकर चर्चा गर्म है। द केरल स्टोरी पर चल रहे विवाद के बीच उसकी स्क्रीनिंग का काम जारी है। रविवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बेंगलुरु में फिल्म की एक विशेष स्क्रीनिंग में शामिल हुए। फिल्म देखने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ये फिल्म एक नए प्रकार के आतंकवाद को उजागर करती है, जो कि बिना गोला बारूद का है। इस तरह के आतंकवाद का किसी राज्य या धर्म से कोई संबंध नहीं है। हम सब जानते हैं कि बम, बंदूक, पिस्तौल ये आतंकवाद के साथी रहे हैं और इसमें तो आवाज होती है। लेकिन ये जो नए किस्म का आतंकवाद है, जिसका बहुत ही भयानक रूप है, इसको द केरला स्टोरी इस साजिश का पर्दाफाश करती। समाज में ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरीके के आतंकवाद को देखें, समझें, और इसका कोई किसी राज्य से लेना देना नहीं है, इसका किसी धर्म से लेना देना नहीं है। ये देश और वैश्विक कहानी है। उधर दिल्ली में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिल्म देखी। जो वैश्विक आतंकी संगठन है, उनकी जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है, वो भारत का केरल उसका हिस्सा ना बने, ये सच्चाई पर प्रकाश डालती है, सच देश के सामने लाने का काम करती है। अगर कुछ राजनीतिक दलों को अपनी राजनीतिक रोटियां इस पर सेंकनी है, तुष्टिकरण की राजनीति करनी है, तो मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। लोग इनका असली चेहरा देख चुके हैं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि भारत की बेटियों के साथ नहीं, ये आतंकवादी संगठनों के साथ खड़े हैं। ये सच को सामने लाने की बजाय उसको रोकने के प्रयास में खड़े हैं। ये भविष्य में बेटियों के साथ ऐसा ना हो, उसमें साथ में नहीं खड़े, उसके विरोध में खड़े हैं।
इस बीच फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर देश में विवाद जारी हैं। तमिलनाडु में थिएटर्स मालिकों ने कानून व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए फिल्म पर रोक लगाने का फैसला किया है। फिल्म के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह ने तमिलनाडु सरकार से निवेदन किया है कि वो इस फिल्म को कल रिलीज करें। एक इंसान ने पूरे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को धमकी देके कंट्रोल किया हुआ है। मैं तमिलनाडु की डीएमके और कांग्रेस की जो सरकार है उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसके अगेंस्ट वो सख्त से सख्त कदम इमीडिएटली लें और इस फिल्म को कल सुबह वहां रिलीज किया जाए। उधर झारखंड कांग्रेस के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने ऐलान करते हुए कहा कि केरल स्टोरी को वो झारखंड में नहीं चलने देंगे। हालांकि बीजेपी ने इस पर करारा वार किया है। अगर भाजपा के लोग कुछ बोलेंगे तो फिर होगा, तमाशा होगा देश, मतलब हमारे राज्य में तमाशा मैं करूंगा। आप सांप्रदायिकता फैलाओगे, आप कहोगे तोड़फोड़ होगा। ये सच्चाई है केरला स्टोरी। देश की 143 करोड़ देशवासी क्या लव जिहाद नहीं जानते? क्या सांप्रदायिकता के आधार पर तुष्टीकरण नहीं देखते हैं क्या? केरल हाईकोर्ट में फिल्म की रोक को लेकर याचिका दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा फिल्म इस्लाम के खिलाफ नहीं है, आईसिस पर है। वहीं द केरल स्टोरी फिल्म को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि फिल्म लव जिहाद, धर्मांतरण और आतंकवाद के षड्यंत्र को उजागर करती है। ये फिल्म पेरेंट्स, बच्चों, बेटियों सभी को देखना चाहिए। एक तरफ फिल्म को लेकर विवाद है, दूसरी तरफ फिल्म की 4 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई हुई है। बताया जा रहा है कि फिल्म ने अब तक 37 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है। द केरल स्टोरी केरल की महिलाओं के ग्रुप के बारे में बनी फिल्म है जो आईसिस में शामिल हो जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इधर दिल्ली के शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 25 मई तक बढ़ा दी है। इस मामले पर बीजेपी केजरीवाल को एक बार फिर से उन्होंने घेरा है और शराब घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता करार दिया है। और ये लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से ये कोशिश लगातार हो रही है कि आम आदमी पार्टी ने बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात को सामने रखने की कोशिश की कि शराब घोटाला अपने आप में ऐसा कुछ भी नहीं है, एक तरीके से बीजेपी के द्वारा फैलाया हुआ भ्रम है। लेकिन तथ्यों के साथ में तमाम बातें बीजेपी ने भी सामने रखी हैं और ये कहा कि भले ही अभी तक तमाम अभियुक्त पकड़े गए हैं, लेकिन जो इसके मुख्य साजिशकर्ता है, जो कहा जाए इसका पूरा घोटाले का जो मुख्य किंग पिन है वो है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उनकी जानकारी में सारी बातें तय हुई। कैसे 2% से 12% तक का कमीशन तय किया जाएगा, इस बात का जिक्र भी कहीं ना कहीं चार्जशीट में निकल के आया। देखिए आज क्या हुआ खास इस पूरे मामले को लेकर। दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में हुए भ्रष्टाचार के आरोपित आप नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 23 मई तक बढ़ा दी गई है। ईडी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। मनीष 23 फरवरी से ही हिरासत में है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर आबकारी नीति की आड़ में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने और उस धन का गोवा चुनाव में प्रयोग करने के आरोप हैं। मनीष की जमानत पर भाजपा ने राजनीतिक हमला किया और अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया। 70 दिन जेल में हो चुके हैं मनीष सिसोदिया को। 70 दिन। अरविंद केजरीवाल जी, हर कोई जानता है कि शराब घोटाले के किंगपिन आप हैं। आप कट्टर ईमानदार बता रहे थे। पूर्व उप मुख्यमंत्री, पापी, एक्यूज नंबर 1, जिनके पास शराब मंत्रालय था, उनको बेल 70 दिन से क्यों नहीं न्यायालय ने दी है? पहला सवाल। ये कृपया करके आप में अगर दमखम है तो निकल आइए। वो आपके घोटाले और भी चल रहे हैं, शीश महल घोटाला और मार्बल और कर्टन वाले। बताया जा रहा है आप मुंह छुपा के कहीं बैठे हैं। बाहर निकलिए, उत्तर दीजिए। 70 दिन से बेल क्यों नहीं हुई? जांच एजेंसियों के मुताबिक दिल्ली की आबकारी नीति में जानबूझकर फेरबदल किया गया था और मनीष सिसोदिया पूरी तरह से घोटाले में शामिल रहे हैं। मामले में ईडी और सीबीआई दोनों ही अपनी अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली आबकारी नीति का सच सामने है और कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। वहीं भाजपा ने पलटवार कर कहा कि केजरीवाल की घबराहट सभी के सामने है और वे झूठे बयान दे रहे हैं। दिल्ली के अंदर कोई भी किसी तरह का कोई शराब घोटाला नहीं हुआ
आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, उसको छवि को खराब करने के लिए ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया, जिसका नाम इन्होंने दिया दिल्ली शराब घोटाला। कि शराब में जो इन्होंने घोटाला किया है उसमें जब डूब रहे हैं तो इधर उधर के बेल ऑर्डर पे सहारा लेने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं पुनः कहूंगा, पापी आप, कट्टर बेईमान, किंगपिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया तो झांकी है, अरविंद केजरीवाल अभी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर न्यायालय का अपमान करने का भी आरोप लगाया। पार्टी के मुताबिक आबकारी नीति में घोटाले मामले में अदालत ने किसी को भी न तो दोष मुक्त करार दिया है और न ही अभियुक्तों को बरी किया है। कोर्ट ने राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को सिर्फ जमानत दी है, जबकि आम आदमी पार्टी इसे लेकर भ्रम फैला रही है। विक्रमजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात मणिपुर की। बीते दिनों मणिपुर में हुई हिंसा के बाद तेजी से हालात सुधरते जा रहे हैं। आज भी मणिपुर में कर्फ्यू में छूट दी गई और लोग जरूरी सामान की खरीदारी करते नजर आए। इस बीच तमाम राज्यों के फंसे हुए मणिपुर में लोगों का अपने अपने राज्यों में जाने का सिलसिला भी जारी है। तो हालात को पूरी तरीके से शांत करने के लिए केंद्र सरकार और मणिपुर की राज्य सरकार लगातार तेजी से काम कर रही है। मणिपुर में सामान्य स्थिति धीरे धीरे बहाल हो रही है, क्योंकि राज्य में पिछले 24 घंटों में कोई हिंसा नहीं हुई है। राज्य सरकार ने अधिकांश जिलों में कुछ घंटों के लिए जनता कर्फ्यू में ढील दी। इम्फाल पश्चिम और पूर्वी जिले में आज सुबह 5 बजे से 8 बजे तक 3 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई है। कुछ जिलों में शाम को कर्फ्यू में ढील दी गई। बाजार में आवश्यक खाद्य सामग्री खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और लोग आज सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर लाइन में लग गए। मार्केट में तो काफी भीड़ है और हालात लगता है कि सुधर जाएगा। मार्केट में भीड़ बहुत ज्यादा भीड़ है और मेन खाने पीने का आइटम तेल, घी, चावल, दाल, वो सब का भीड़ ज्यादा है। मणिपुर में सेना और असम राइफल्स के जवान मानव रहित हवाई वाहन यूएवी और हेलीकॉप्टर से हवाई निगरानी कर रहे हैं। सेना और असम राइफल्स ने हालात को सामान्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। जवान मानवीयता और लोगों की सुरक्षा के लिए फ्लैग मार्च कर रहे हैं। बचाव एवं निकासी का काम जारी है। मणिपुर में पढ़ रहे सिक्किम के 86 छात्रों को सुरक्षित राज्य सरकार ने निकाल लिया है। ये छात्र मणिपुर से बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंचे और वहां से अपने घरों के लिए रवाना हुए। We are very thankful first of all for them. They are coming to escort us till airport. We are just students here. The only thing we want to say is that we are thankful to the army. We are thankful to RIMS authority for providing us this one safety. अभी हम चीफ मिनिस्टर सर पीएस गोयल की बदौलत यहाँ तक पूरा कंफर्ट के साथ आ चुके हैं और हम अपना गवर्नमेंट को पूरा थैंक यू बोलना चाहते हैं। मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह पिछले कई दिनों से इम्फाल में हैं और स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। विभिन्न समुदायों के नेता और नागरिक संगठन तनाव को शांत करने के लिए आगे आए हैं और जनता से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हिंसा में 37 लोगों की जान गई है। I appeal to the people of the state of Manipur to come and we should together try to bring peace in the state at the earliest possible. The state government has initiated many steps to bring back the stranded people from different parts of the state. What efforts we are doing is approximately towards the flag march, area domination, patrols, measures for building the confidence of the people, peace committee meetings, meeting important leaders, community leaders of area to understand the efforts made by civil administration as well as police and paramilitary and army. इस बीच ये मामला सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कितने रिलीफ कैंप वहां मौजूद हैं और उसमें कितने लोग हैं। विस्थापित हुए लोगों को राहत देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि 52 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां तैनात की गई हैं। हालात सामान्य हो रहे हैं।
2 दिन से कर्फ्यू में ढील देने के बाद कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। गौरतलब है कि 3 मई से राज्य में शुरू हुई हिंसा के चलते बड़े पैमाने पर संपत्ति का नुकसान हुआ है। राज्य की स्थिति अभी भी संवेदनशील बनी हुई है। हालांकि अब कहीं से भी किसी अप्रिय घटना के समाचार नहीं मिले हैं। दिल्ली से विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी। पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आप पूरी तरह स्वस्थ रहना चाहती हैं या कुछ कम? पूरी तरह। तो खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, जिसका असर हमारे शरीर, दिमाग और उसकी वजह से पढ़ाई, रोजी रोटी, तरक्की हर चीज पे पड़ता है। आपकी भी। इतना खाता हूँ तब भी कमी? संपूर्ण पोषण की। इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। कोई फर्क ही नहीं है तो डालते ही क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। बेटर न्यूट्रिशन फॉर अ बेटर लाइफ। स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स विद +F लोगो फ्रॉम टुडे। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की बैठक में अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की है। बैठक के बाद आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा कि जहां वैश्विक स्तर पर वित्तीय व्यवस्थाएं डामाडोल हैं, तो वहीं भारत की वित्तीय व्यवस्था अच्छी तरह से सुरक्षित और रेगुलेटेड है। उन्होंने कहा कि बैठक में छोटे उद्यमों में साइबर सुरक्षा की चिंताओं पर भी विचार विमर्श किया गया। विभिन्न रेगुलेटर्स के साथ KYC नियमों को भी सरल बनाने के उपायों पर विस्तार से बातचीत हुई है। Today, FSDC, headed by Honorable Finance Minister, met for its first meeting after the Union Budget for 2023-24, and the Council discussed a number of issues, starting with on the issue of financial stability, noting that there are daunting challenges coming from the global economy and global perspective. It was noted that maintaining financial stability, being on our toes to maintain the stability in our economy is a shared responsibility, and all the members will be working towards that. Cyber security as the economy and the different, especially the financial sector, is becoming more digitalized. A much higher level of preparedness is needed for cyber security of all regulated entities, especially the large regulated entities, systemically important financial institutions as well as the financial market infrastructure. Beyond that, it was also noted that as the Union Budget has announced, that unclaimed deposits and shares and dividends
which are lying in the pool, there should be a drive should be taken by the concerned regulator, especially where the nominee details are available with them, though the nominees may not be aware of it. So in a time-bound manner, that activity to be taken. Beyond that, where the nominee details are not there, that a process has to be put in place. तो आपने सुना कि अजय सेठ ने कहा कि बैठक में छोटे उद्यमों में साइबर सुरक्षा की चिंताओं पर भी विचार विमर्श हुआ। विभिन्न रेगुलेटर्स के साथ केवाईसी नियमों को भी सरल बनाने के विस्तार पर बातचीत हुई है। और बात खाद्य महंगाई से जुड़ी एक ऐसी खबर की जहां पे भारत के लिहाज से एक बेहतर खबर है। पूरी दुनिया में खाद्य पदार्थों की महंगाई एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरी है। कोविड के बाद और रूस यूक्रेन संकट के मद्देनजर वैश्विक स्तर पर खाद्य पदार्थों की सप्लाई में बहुत बाधा देखने को मिली है। बावजूद इसके भारत में खाद्य पदार्थों की महंगाई कई विकसित देशों की तुलना में काफी कम है और भारत ने खाद्य महंगाई पर लगाम लगाने में सफलता भी हासिल की है। आम आदमी के लिहाज से किसी भी देश में आर्थिक प्रबंधन का सबसे अहम पहलू होता है देश में महंगाई की स्थिति। महंगाई में भी खाने पीने के वस्तुओं की महंगाई आम जनता के लिए काफी अहम मुद्दा होता है। कोविड महामारी और रूस यूक्रेन संकट के मद्देनजर पूरी दुनिया में अचानक खाद्य पदार्थों की सप्लाई का संकट खड़ा हो गया और बड़े बड़े विकसित देशों में भी महंगाई आसमान छूने लगी। वैश्विक स्तर पर खाद यानी फर्टिलाइजर और खाद्य पदार्थों का संकट एक बड़ा मुद्दा बन गया। खाद्य सुरक्षा को लेकर वैश्विक स्तर पर देशों ने अपने अपने स्तर पर हर संभव कदम उठाए। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य महंगाई के लिहाज से भारत का प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहा है। विकसित देशों में भी फूड इन्फ्लेशन पर नजर डालें तो जर्मनी में फूड इन्फ्लेशन 21.2%, यूनाइटेड किंगडम में 19.1%, यूरोजोन में 17.5% और अमेरिका में फिलहाल ये 8.5% के स्तर पर बना हुआ है। वहीं भारत में खाद्य महंगाई दर 4.8% दर्ज की गई है। दूसरी ओर लेबनान, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, टर्की, पाकिस्तान, पोलैंड और जिम्बाब्वे जैसे देशों की हालात तो बहुत ही खराब है। भारत में आरबीआई और सरकार की नीतियों की वजह से मांग और सप्लाई को लेकर समय समय पर उठाए गए कदमों का ही नतीजा है कि भारत में खाद्य महंगाई दर 5% से नीचे है। भारत में मार्च की थोक महंगाई दर 29 महीनों में सबसे निचले स्तर 1.32% पर नजर आई। हमारे फिस्कल जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही बेहतर है, बेहतर थी ये 2-3 साल। और मॉनेटरी मैनेजमेंट की अगर देखे जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी हमारे जो थे वो बहुत प्रूडेंट थे और इसकी वजह से हम वी आर नाउ बेनिफिटिंग। हमारे जो अभी जो स्थिति है अन्य देशों से बहुत ही बेहतर है। खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने गेहूं, चावल जैसे आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही भारतीय खाद्य निगम के जरिए खुले बाजार में बफर स्टॉक की बिक्री की गई, जिससे कीमतें कम हुई। रिजर्व बैंक ने भी ऋण पर ब्याज दरें बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में मांग को कम रखा, जिसकी वजह से महंगाई में भी कमी आई। खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2023 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने साफ किया है कि दुनिया में खाद्य संकट झेल रही जनता की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इस पर दुनिया का ध्यान जाना जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक 25 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर हैं और गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में 34 करोड़ लोगों पर खाद्य सुरक्षा का संकट मंडरा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ताजा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में भी खाद्य संकट को अगले 2 सालों की सबसे बड़ी चुनौती बताया गया है। G20 में भी खाद्य सुरक्षा दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक नजर आ रही है, जिस पर मंथन लगातार जारी है। जाहिर तौर पर भारत लगातार महंगाई के मुद्दे पर वैश्विक प्रयासों में सबसे आगे नजर आ रहा है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि खाद्य सुरक्षा को लेकर वैश्विक संकट काफी बड़ा है और महंगाई के खिलाफ इस वैश्विक युद्ध में भारत अभी तक चैंपियन बनकर उभरा है, जिसने मुश्किल में फंसे देशों को मदद पहुंचाकर भी दुनिया के सामने नई मिसाल कायम की है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो खाद्य महंगाई का जिक्र कहीं ना कहीं आम लोगों की जिंदगी से सीधे तौर पे जुड़ा हुआ होता है, लेकिन दुनिया भर की जो स्थितियां होती हैं आज के तारीख में, उससे कोई भी देश अछूता नहीं रह सकता है। हर एक देश में ऐसी स्थितियां होती हैं क्योंकि एक सप्लाई चेन बिगड़ती है। आपको हम बताते हैं और दिखाते हैं ये तस्वीरें कि कैसे दुनिया के तमाम मुल्कों में इस वक्त महंगाई की दर क्या है। आप देखिए, लेबनान जैसे देश में 352% महंगाई है, वेनेजुएला में 158% महंगाई है। पाकिस्तान हमारे पड़ोसी मुल्क का हालात हम सब जानते हैं, लगातार वहां पे एक रोटी के लिए और आटे की बोरी के लिए कैसे लोगों की जान चली जाती है। वहां 48% के आसपास में महंगाई और ये पहले उससे भी ज्यादा तक पहुंची थी। जर्मनी जैसे विकसित देश की
की बात की जाए तो 21% से ज्यादा महंगाई है, जबकि डबल डिजिट महंगाई बड़ी खराब मानी जाती है, लेकिन जर्मनी जैसे देश में ये 21% से ज्यादा है। यूनाइटेड किंगडम की अगर बात की जाए तो ये भी तकरीबन 19-20% के आसपास है। तो ये बताती है कि विकसित देशों की भी क्या हालात है। फ्रांस में देखिए तो लगभग 15% के आसपास में महंगाई वहां पर बनी हुई है। फ्रांस जिसको हम विकसित देशों में बड़े स्तर पर देखते हैं और उसकी एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है, लेकिन वहां के भी हालात क्या है। इटली की बात की जाए तो लगभग 12.6%, करीब करीब 13% महंगाई वहां बनी हुई है। अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के तौर पर है, वो भी डबल डिजिट इन्फ्लेशन की ओर लगातार तेज गति से बढ़ती दिखाई पड़ रही है, 8.5% के आसपास। इससे ज्यादा भी थी, ये थोड़ी सी कम होकर स्थिति इस वक्त ये बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो वहां पर भी 8% महंगाई है। ये हम दुनिया के तमाम कुछ चुनिंदा मुल्कों का जिक्र कर रहे हैं जिसमें जहां सबसे ज्यादा महंगाई है, या तमाम ऐसे विकसित मुल्क जहां के हालात बहुत ज्यादा खराब है खाद्य महंगाई के मोर्चे पे। जापान में लगभग 8% के आसपास पे महंगाई है, 7.8%। ब्राजील में भी 7.29% है। भारत में मौजूदा समय में देखा जाए तो ये 5% से कम 4.79% है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे दुनिया भर के जो हालात है उसके मुकाबले हर एक मुल्क परेशान है, चाहे विकसित हो, विकासशील देश हो, उन सब में दिक्कतें हैं। लेकिन खाद्य महंगाई के मोर्चे पर भारत बेहतर कर रहा है, तमाम प्रयास काम करते नजर आ रहे हैं और 5% से भी नीचे भारत में महंगाई दर दिखाई पड़ रही है। अब आपको व्यापार जगत से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरों को दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2023 में 126.46 मीट्रिक टन का मासिक माल लदान दर्ज किया है। अप्रैल के महीने में लदान में बढ़त 4.25 मीट्रिक टन रही है, यानी अप्रैल 2022 की तुलना में 3.5% की वृद्धि हुई है। अप्रैल में माल ढुलाई राजस्व 13,893 करोड़ रुपए है, जो अप्रैल 2022 में 13,011 करोड़ रुपए की तुलना में 7% अधिक है। भारतीय रेल ने अप्रैल 2022 में 58.35 मीट्रिक टन की तुलना में अप्रैल 2023 में कोयले में 62.39 मीट्रिक टन की लोडिंग हासिल की है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राजधानी नई दिल्ली में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के साथ स्टेशन क्षेत्र विकास की परियोजना पर विचार के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में बोलते हुए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने कहा कि हाई स्पीड रेल परियोजना के साथ रेलवे स्टेशनों के विकास और राजमार्ग निर्माण के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। इस दिशा में अब मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर ध्यान देने की जरूरत है। टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने सोमवार को अपने गैर उड़ान कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की पेशकश को 31 मई तक बढ़ा दिया। पिछले साल जनवरी में एयरलाइन का नियंत्रण लेने के बाद समूह द्वारा ये इस तरह की तीसरी पेशकश है। एयर इंडिया के मुताबिक 40 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त करने वाले और एयरलाइनों में न्यूनतम 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने वाले स्थायी सामान्य कैडर के अधिकारी इस प्रस्ताव के पात्र हैं। भारतीय शेयर बाजार में सोमवार यानी 8 मई को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 710 अंकों की बढ़त के साथ 61,764 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 195 अंकों की बढ़त के साथ 18,250 के स्तर पर बंद हुआ। सबसे अधिक तेजी बैंकिंग, फाइनेंशियल, रियल्टी और ऑटो शेयरों में देखने को मिली। तो यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ, तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है। अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं, कुछ नहीं हुआ। दिमाग बनाता है, कल को ऐसी बीमारियां हो गई कुछ खा ही ना पाओ तो क्या फायदा, इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ। पर दिल जिद करता है, खाऊंगा तो पूरा ही। इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन कौन जीतता है, क्योंकि तंदुरुस्ती दिल से ज्यादा दिमाग का खेल है। आज से ही खाने में चीनी, नमक और तेल कम कीजिए। फसल का कण कण पोषण पाए, नैनो यूरिया की रिमझिम फुहारें जब उर्वरता बरसाएं। आविष्कारी नैनो तकनीक से भारत में बना दुनिया का पहला
नैनो यूरिया लिक्विड। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड को देश भर के किसानों ने दानेदार यूरिया से हर तरह से बेहतर पाया है। यह फसल को देता है बेहतर पोषण और मिट्टी पानी का घटाता है प्रदूषण। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के किए जा रहे धरना प्रदर्शन में सोमवार को एक अलग ही रंग देखने को मिला, जहां किसान यूनियन के नेताओं का मंच पर कब्जा नजर आया। यही नहीं, जंतर मंतर पर हंगामे की तस्वीरें भी आज देखने को मिली। जंतर मंतर पर इन दिनों दिख रही ये तस्वीर किसी भी खेल प्रेमी को बिल्कुल भी रास नहीं आ सकती। नामी पहलवानों द्वारा भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने प्रदर्शन के मोर्चे की तस्वीर का रूप और चरित्र दोनों बदलता दिख रहा है। सोमवार को इस कड़ी में ये आंदोलन अपनी दिशा से भटकता दिखा, जहां खाप पंचायतों और किसान यूनियन के नेताओं ने डेरा डाला और इस आंदोलन के रंग को राजनीति का रंग चढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इन लोगों ने जमकर हंगामा किया। वैसे एक तरफ जहां जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के प्रेमनाथ अखाड़े से ताल्लुक रखने वाले युवा पहलवान इस मुहिम से खुद को जोड़कर नहीं देखना चाहते। इन युवा पहलवानों का मानना है कि इस तरह की मुहिम का असर खेल पर पड़ता है। इन युवा पहलवानों का साफ शब्दों में मानना है कि खिलाड़ी की रणभूमि खेल का मैदान होना चाहिए, न कि जंतर मंतर। मुझे राजनीति को लेना नहीं, हम अपने गेम पे फोकस है, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम अपने कैसे गेम पे फोकस रखते हैं 24 घंटे। इससे बच्चों को प्रेशर पड़ता है, बच्चों को ध्यान में, इनसे बच्चों डरते हैं कि हमारे आगे भविष्य क्या होगा। इस वजह से बच्चों को डर लगता है, इससे हम लोग दूर रहते हैं। इससे खेल पर बहुत असर पड़ रहा है, मतलब टूर्नामेंट रुक जाते हैं बार बार बीच में। वैसे इन चीज़ों को कोई सब वो नहीं है, फिर कुछ बेकार ही चले जाएगा, क्योंकि ऐसा है ना, जितना मैच पर खेलेंगे तो तब बनते रहेंगे, और सब धंधे पे जाएंगे तो कहाँ से बच्चे खेलेगा। बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, प्रैक्टिस का नुकसान हो रहेगा, और इसमें पॉलिटिकल ज़्यादा हो रहेगा। सारे राजनीति कर रहेंगे, कभी कोई पार्टी से आता है, कभी कोई पार्टी से आता है, यही सब हो रहा है इसमें। राष्ट्रमंडल खेलों और सीनियर एशियन में देश के लिए पदक जीत चुकी महिला पहलवान दिव्या काकरान के कोच विक्रम का भी मानना है कि मौजूदा परिवेश से खेल को नुकसान हुआ है। खेल के ऊपर तो फर्क पड़ता ही है। बच्चे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको थोड़ा ये घबराहट भी होती है कि भाई हमारा कंपटीशन आगे रुक तो नहीं जाएगा, कोई बात ना हो जाए, तो फर्क पड़ता है इन चीज़ों को लेकर। अब ये बच्चे का मन ही ज़्यादा बता सकता है इस चीज़ के बारे में। एज ए कोच तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि बच्चे अगर इतने टाइम से किसी चीज़ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और वो कंपटीशन को खेलने को ना मिल पाए तो नुकसान है बच्चों का, आगे कैरियर का सवाल है उनके। किसी भी खेल संघ के अंदर विवाद का होना कोई नई बात नहीं, लेकिन मौजूदा समय में पहलवानों का धरना प्रदर्शन जिस राह पर आगे बढ़ रहा है, उससे नुकसान कहीं ना कहीं खिलाड़ियों और खेल का ही है। ऐसे में इन बातों को खिलाड़ियों को भी समझना होगा और एक खिलाड़ी की तरह व्यवस्थित और अनुशासन के सभी मापदंडों पर खुद को उतारना होगा। तो मौजूदा परिवेश को देख करके तो यही कहा जा सकता है कि जो पहलवानी का अखाड़ा है वो इस वक्त राजनीति के अखाड़े में तब्दील हो चुका है, क्योंकि बातों को अपने कहने का तरीका होता है, अपना लहजा होता है, लेकिन उस लहजे और उस बात से मंच से बातें जो है वो निकल करके सामने नहीं आ रही, जिसका असर युवा खिलाड़ियों के खेल पे भी पड़ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो देश के उभरते पहलवान हैं वो अपने को इन सब मामलों से दूर रखते हुए अपना फोकस जो है वो खेल पर ही लगाकर रखे हुए हैं। कैमरामैन संजीव के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।
भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। फसल का कण कण पोषण पाए, नैनो यूरिया की रिमझिम फुहारें जब उर्वरता बरसाएं। आविष्कारी नैनो तकनीक से भारत में बना दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की 1 बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड को देश भर के किसानों ने दानेदार यूरिया से हर तरह से बेहतर पाया है। यह फसल को देता है बेहतर पोषण और मिट्टी पानी का घटाता है प्रदूषण। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समग्र आर्थिक सहयोग समझौते की पहली वर्षगांठ पर संयुक्त रूप से राजेश कुमार और यूएई के विदेश व्यापार मामलों के मंत्री थानी बिन अहमद अल जयोदी ने समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर राजेश कुमार ने कहा कि सीपा दोनों देशों के द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों के लिहाज से एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। समझौते के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, तो वहीं भारत ने यूएई को साल 2022-23 में 12% अधिक निर्यात किया है। अबू धाबी में केरल पवेलियन का राजेश कुमार ने उद्घाटन किया, साथ ही कई निवेशकों से मुलाकात भी की। वे मंगलवार को दुबई में एक ज्वेलरी प्रदर्शनी का केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब चक्रवाती तूफान की शक्ल लेने वाला है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर चक्रवाती तूफान मोचा सबसे पहले अपना असर दिखा सकता है, लेकिन इसका असर अन्य राज्यों तक भी देखने को मिलेगा, जिसको लेकर कई तटीय राज्य अलर्ट पर हैं। चक्रवाती प्रभाव की वजह से पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में फिलहाल मौसम गर्म बना हुआ है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मंगलवार को भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में मछुआरों को नहीं जाने की सलाह दी गई है। और न्यूज नाइट में फिलहाल बस इतना, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश की कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का शुभारंभ किया। विरासत केंद्र में कलाकृतियों, नमूनों और परस्पर संवादात्मक बोर्ड के जरिए भारतीय वायुसेना के अभियानों के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है। यह केंद्र मानवीय सहायता और युद्धक क्षमताओं के अलावा आपदा राहत में वायुसेना द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का भी प्रदर्शन करेगा। इस केंद्र में विभिन्न विंटेज विमान भी रखे जाएंगे। भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 लड़ाकू विमान सोमवार को राजस्थान में हनुमानगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में 3 अन्य लोग घायल हैं। हालांकि विमान उड़ा रहा पायलट सुरक्षित है। विमान ने सूरतगढ़ से उड़ान भरी थी। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है और ये समझ से परे है कि जेल प्रशासन ने ऐसी घटना को रोकने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया। कोर्ट ने तिहाड़ जेल से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। तिहाड़ जेल सुप्रिंटेंडेंट को भी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। टिल्लू ताजपुरिया के पिता और भाई ने सीबीआई जांच के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।